आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से शुरू होती है। पूर्वांचल की मिट्टी में कुछ ऐसी गर्मी है कि यहाँ पैदा होने वाले रंगदारों के खून का उबाल मिट्टी को खून से लाल कर देता है। बदमाश राकेश तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने जो सीन क्रिएट किया वो किसी फिल्मी डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा था, और इसी सीन का नतीजा था कि आगे चलकर श्री प्रकाश शुक्ला का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। ये तो केवल एक नाम है। पूर्वांचल की मिट्टी में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ से लेकर मुख्तार अंसारी, साधु सिंह, माखनू सिंह, ब्रजेश सिंह और इन सबको अपराध की दुनिया का रास्ता दिखाने वाले गॉडफादर हरिशंकर तिवारी जैसे नामों की लंबी लिस्ट है। तो चलिए आज जानते हैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से पूर्वांचल की मिट्टी का असली रक्त चरित्र। 1970 के दशक से पूर्वांचल की मिट्टी के रक्त में छिपा लाल रंग दुनिया को नजर आने लगा था, और इसके पीछे का कारण बड़ा जोरदार था, और वो कारण था ठेका। अरे दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइए, मैं दारू के ठेके की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सरकारी काम के ठेके की। सरकार की नीतियां बदल रही थी। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था। अब सरकार इसी पिछड़े इलाके में डेवलपमेंट की टॉर्च जलाने जा रही थी। विकास के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं बनाई, जिनमें जमीन पर लागू करने के लिए सड़क की जरूरत थी। बिजली, पानी, रोड, नाली जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए PWD जैसी मिनिस्ट्री को ठेकेदारों की जरूरत थी। ठेकेदारों की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकारी ठेके को अपने बाहुबल के दम पर हथियार के लिए एक से बढ़कर एक लोग आपस में पंजा लड़ाने से लेकर चाकू, छुरी और बंदूक तलवार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद बदमाशों के बीच आपस में शुरू हुई गुटबाजी और गैंगवार। पूर्वांचल के इलाके का एक इम्पोर्टेंट जिला है गोरखपुर, जिसके आसपास गोंडा, प्रतापगढ़, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे एरिया में छोटे बड़े दबंग पैदा हुए, और ये इसी लाइन में आगे बढ़ते रहे। पूर्वांचल में जब जिस डॉन का सिक्का चलता था, तब पावर सेंटर भी उसी का एरिया होता था। यह पावर सेंटर कभी बलिया में होता तो कभी मिर्जापुर में और कभी कभी और। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ तो इसके अपने 3 पावर सेंटर थे। पहले पावर सेंटर है गोरखपुर मठ, यानी जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। ये बेसिकली हिंदू पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। दूसरा पावर सेंटर ब्राह्मण पॉलिटिक्स का रही है, जबकि तीसरा पावर सेंटर रहा है शक्ति सदन, जहां क्षत्रियों और राजपूतों का बोलबाला रहा है। 70 के दशक में गोरखपुर विश्वविद्यालय के 2 बड़े नेता उभर कर सामने आए। इनमें पहला था ठाकुर बलवंत सिंह, जो ठाकुरों के टोली की सरदार हुआ करता था, और दूसरे थे हरिशंकर तिवारी, जो ब्राह्मणों के टोले का प्रतिनिधित्व करते थे। इन दोनों की तनातनी खून खराबे तक पहुंच गई, और अब इलाके के किसी भी हिस्से में किसी भी समय गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगती थी। जब इस सब की शुरुआत हुई तो लोग मरने वालों की डेड बॉडी को काउंट कर लिया करते थे, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं बढ़ने लगीं तो लोगों ने लाशों को गिनना बंद कर दिया। आगे चलकर गुटबाजी और गिरोहबंदी जैसे शब्द पीछे छूट गए, और अब इन लोगों के लिए गैंगस्टर और माफिया जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। पूर्वांचल के इसी रक्त चरित्र से निकलकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के इंटरेस्ट भी आपस में टकराने लगे, और उनके बीच भी रक्तपात होने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 80 के दशक में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच जो गैंगवार हुई, उसमें लगभग 50 जानें गई। लेकिन इसके बाद 90 के दशक में यह सिलसिला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। लाशों की गिनती भी मुश्किल हो गई, इसलिए मरने वालों की संख्या को गिनने का सिलसिला भी बंद हो गया। पूर्वांचल के इस इलाके में हिंदुओं के स्वर्ण तबके में जातिगत हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इस समय इस हिंसा का चेहरा बनकर उभरे थे वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी। इस कहानी को और डिटेल में समझने के लिए हमें 1957 के गोरखपुर में चलना पड़ेगा। ये वो समय था जब गोरखपुर में गोरख विश्वविद्यालय के स्टैब्लिशमेंट को लेकर बातें चल रही थी। सेंट एंड्रयू कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, और इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे CJ चाको। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने का आइडिया भी इन्हीं का था। दरअसल प्रिंसिपल साहब चाहते थे कि मिशनरी कॉलेज के तौर पर संचालित होने वाले सेंट एंड्रयू कॉलेज को एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। CJ चाको ने अपना ये आइडिया साल 1948 में गोरखपुर के तत्कालीन DM SNM त्रिपाठी को दे दिया था, लेकिन प्रिंसिपल साहब के इस डिसीजन को उनके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने डिनाई कर दिया।
इसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट का काम तो रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम पूरी तरह से बंद हो गया हो। लोगों के मन में गोरखपुर विश्वविद्यालय की तस्वीर बन चुकी थी और अब वो धीरे धीरे इसे हकीकत में बनाने की तैयारी कर रहे थे। बाकायदा विश्वविद्यालय की एस्टेब्लिशमेंट कमेटी बनाई गई और तत्कालीन कलेक्टर SNM त्रिपाठी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके अलावा गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ और तत्कालीन बिजनेसमैन सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया को इस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आजादी के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद बने। गोरखपुर के जिलाधिकारी SNM के त्रिपाठी इनके साथ अच्छे संबंध थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाया गया, जिसके चलते साल 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में विश्वविद्यालय में 12 कोर्स शुरू किए गए। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई। इस गवर्निंग बॉडी में जिलाधिकारी SNM त्रिपाठी, गोरखपुर मठ के महंत दिग्विजयनाथ, सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया, गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक हनुमान प्रसाद पोद्दार शामिल किए गए। जो व्यक्ति इस गवर्निंग बॉडी का हेड बनेगा वही यूनिवर्सिटी के बाकी ऑपरेशनल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। उस व्यक्ति का डिसीजन स्टाफ के अपॉइंटमेंट में काफी इंपॉर्टेंस रखेगा। यूनिवर्सिटी में टॉप लेवल की इसी पोजीशन को हासिल करने के लिए जिलाधिकारी SNM त्रिपाठी और महंत दिग्विजयनाथ के बीच तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। और यही वो बीज था जो पूर्वांचल में ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति और वर्चस्व की लड़ाई का सूत्रपात कर गया। जब जो गुड कमेटी के शीर्ष पर बैठा, उसने अपनी जाति के अनुसार लोगों को यूनिवर्सिटी के उच्च पदों पर बिठाना शुरू किया। जब ब्राह्मण सत्ता में आए तो उन्होंने अपनी जाति के लोगों को यूनिवर्सिटी में जगह दी, और जब ठाकुर सत्ता में आई तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को यूनिवर्सिटी में जगह दी। आगे चलकर के हालात ये हो गए कि विश्वविद्यालय ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए दोनों गुटों ने छात्र राजनीति का सहारा लिया और छात्र नेताओं को राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। जब SM त्रिपाठी को लगा कि यूनिवर्सिटी में उनका वर्चस्व कमजोर पड़ने लगा है, तब उन्होंने अपने पक्ष में हरिशंकर तिवारी का इस्तेमाल किया। वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हरिशंकर तिवारी इन दिनों एक मजबूत छात्र नेता के तौर पर उभर रहे थे। यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण छात्रों के बीच हरिशंकर तिवारी को काफी अच्छी पकड़ मिल गई थी। छात्र राजनीति से आगे बढ़कर जब हरिशंकर तिवारी अपने जीवन में विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद आगे बढ़े तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और लगातार 6 बार विधायक बने। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश और खास तौर से पूर्वांचल में उस दौर के जितने बड़े गैंगस्टर और माफिया खड़े हुए थे, उन सभी को हरिशंकर तिवारी का आशीर्वाद प्राप्त था। खुद हरिशंकर तिवारी साल 1960 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके थे। इसके बाद वो सरकारी ठेकों को हथियाने के हथकंडे अपनाने लगे। तब बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह को ठाकुर लॉबी ने राजपूत फेस के तौर पर हरिशंकर तिवारी के सामने रख दिया। साल 1967 में रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता चुन लिए जाते हैं और उनके इस चुनाव में पूरी की पूरी ठाकुर लॉबी का जबरदस्त सपोर्ट रहा। इसके बाद रविंद्र सिंह साल 1972 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के भी अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक साथ 2 विश्वविद्यालयों के छात्र संघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद रविंद्र सिंह प्रदेश में एक एक्टिव माने जाने वाले स्टूडेंट लीडर के तौर पर स्टैब्लिश हो चुके थे। इसी दौरान देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयशंकर नारायण ने भी अपना मोर्चा खोल दिया। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी का ऐलान किया तो तत्कालीन गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी टॉप पर था। साल 1977 में इमरजेंसी हटी और देश में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने रविंद्र सिंह को टिकट दिया और वो कोडीराम सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गए। आगे चलकर पूर्वांचल में चल रही ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच के वर्चस्व की यह लड़ाई अब खूनी संघर्ष में बदलने जा रही थी। साल 1978 में रविंद्र सिंह के करीबी बलवंत सिंह की गोलघर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में रुदल प्रताप सिंह का नाम आया। रुदल प्रताप सिंह हरिशंकर तिवारी का काफी करीबी माना जाता था। बलवंत सिंह की हत्या से ठाकुर गुट बौखला गया। ठाकुर लॉबी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। रविंद्र सिंह और बलवंत सिंह का एक और दोस्त हुआ करता था जो कि बस्ती जिले का रहने वाला था और उसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। आगे चलकर ठाकुर ग्रुप की कमान इसने ही संभाली। वीरेंद्र शाही अपने बस्ती जिले से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। वो राम किंकर सिंह के साथ रहकर राजनीति का पाठ पढ़ रहे थे। राम किंकर सिंह आगे चलकर विधायक बन गए। इसके बाद हालात कुछ ऐसे बदले कि वीरेंद्र प्रताप शाही और राम किंकर सिंह के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई।
इस दुश्मनी के पीछे का कारण यह था कि एक बार राम किंकर सिंह ने वीरेंद्र प्रताप शाही के करीबी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वीरेंद्र शाही ने राम किंकर सिंह पर भी हमला कर दिया। इस हमले में राम किंकर सिंह तो बच गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो अपना रौद्र रूप धारण किया तो उसकी वजह से वीरेंद्र प्रताप शाही का बस्ती जिले में रहना मुश्किल हो गया। इसी दौरान बलवंत सिंह की हत्या हो गई। बलवंत सिंह की अंतिम यात्रा में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। वीरेंद्र प्रताप शाही अपने लोगों को लेकर सीधा कैंटोनमेंट थाने पहुंच गया और उन्होंने हरिशंकर तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। यही कारण था कि आगे चलकर के हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच सीधी दुश्मनी का खूनी खेल शुरू हो गया। इन दोनों के बीच जो गैंगवार होती थी उसमें एक दिन में 7-8 लोगों की हत्याएं हो जाती थी। रविंद्र सिंह जेल में थे। बलवंत सिंह की हत्या के बाद वो अपनी जमानत करवाना चाहते थे और इसी सिलसिले में उन्होंने वीरेंद्र प्रताप शाही को गोरखपुर बुलवाया। 28 अगस्त साल 1978 को वीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर आए। इस समय उनके एक समर्थक बच्ची पांडे की हत्या कर दी गई। वीरेंद्र प्रताप शाही के लड़कों ने इसका बदला लिया और गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट रंग नारायण पांडे और उसके 3 साथी और लोगों की हत्या कर दी। ये सभी लोग हरिशंकर तिवारी गुट के थे। एक विटनेस ने बताया कि हरिशंकर तिवारी के गुट के इन लोगों की हत्या वाली शाम वीरेंद्र शाही किसी प्रकार बचते बचाते रविंद्र सिंह के पास पहुंच गए। वो MLA गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। रविंद्र सिंह ने अपने सामने जैसे ही वीरेंद्र शाही को देखा तो तत्काल बोल पड़े, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद वीरेंद्र शाही ने अपने पास से रिवॉल्वर निकाली और रविंद्र सिंह के कनपट्टी पर तानते हुए कहा कि अच्छा, तो अब तुम विधायक हो गए हो और मैं क्रिमिनल बन गया। इसके बाद बड़ी मजबूरी में रविंद्र सिंह ने वीरेंद्र शाही को छुपाने की व्यवस्था की। इधर हरिशंकर तिवारी गुट के लोगों ने वीरेंद्र शाही गुट के 2-3 लोगों की फिर हत्या कर दी। दोनों ही गुटों को यह एहसास हो गया कि राजनीति में जीत हासिल करके ही अपना दबदबा बनाया जा सकता है। साल 1974 में हरिशंकर तिवारी जब MLC की पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे तब उनको कांग्रेस उम्मीदवार शिव हर्ष उपाध्याय ने हरा दिया था। अब वीरेंद्र शाही रविंद्र सिंह के साथ रहकर राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इधर हरिशंकर तिवारी ने भी अपने एक नए राजनीतिक शागिर्द को ढूंढ लिया था जिसका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी आगे चलकर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। अमरमणि उत्तर प्रदेश में 4 बार विधायक बने और आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी बने। साल 1980 में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ पर आ गई। साल 1980 में विधानसभा चुनाव का दौर था। यूपी की महाराजगंज के अंतर्गत लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से वीरेंद्र शाही ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की तरफ से उसे चुनाव चिन्ह के तौर पर शेर का निशान मिला। दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी को उतारा। जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो वीरेंद्र प्रताप शाही भारी बहुमत से जीत गए। तब वीरेंद्र प्रताप शाही को पूर्वांचल का शेर कहा जाने लगा। इसके बाद साल 1980 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर वीरेंद्र प्रताप शाही के राजनीतिक मेंटोर रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह पूर्वांचल में अभी तक ठाकुरों को लीड कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद यह लीडरशिप पूरी तरह से वीरेंद्र प्रताप शाही के पास आ जाती है। कुल मिलाकर ठाकुर और ब्राह्मण के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई अब भी इतनी खतरनाक मोड़ पर चल रही थी कि दोनों ही पार्टी धन बल, बाहुबल और पॉलिटिकल पावर में अपने आप को दूसरे से बेहतर समझती थी। उस समय पत्रकार रहे श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए अपने एक आर्टिकल में खुलासा करते हुए कहा है कि अगर वीरेंद्र प्रताप शाही को उत्तर प्रदेश के इरिगेशन मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह का सपोर्ट हासिल था तो वो हरिशंकर तिवारी को भी श्रीपति मिश्र और कमलप्रीत का सपोर्ट मिला। कमलप्रीत सिंह साल 1971 से 1973 के बीच यूपी के CM रहे, जबकि श्रीपति मिश्रा साल 1982 से 1984 तक उत्तर प्रदेश के CM रहे। यानी इसी दौरान यूपी में हरिशंकर तिवारी का डंका बजा करता था। इसके बाद साल 1985 में वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वो साल 1988 तक यूपी के CM भी रहे। इस दौरान यूपी में वीरेंद्र प्रताप शाही की हनक बनी रही। दूसरी तरफ यूपी के तत्कालीन CM वीर बहादुर सिंह यूपी में एंटी सोशल एलिमेंट्स और गुंडागर्दी पर कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने गैंगस्टर एक्ट और एंटी सोशल एक्टिविटी ऑर्डिनेंस पास किए। उस समय तक पूरे पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही गैंग का वर्चस्व कायम हो गया था। पत्रकार संतोष भारतीय बताते हैं कि इस समय तक वीरेंद्र प्रताप शाही को गोरखपुर मंदिर के महंत अद्वैत नाथ का सपोर्ट हासिल था। आपको बता दें कि अद्वैत नाथ आज के दौर में यूपी के CM और गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ के गुरु हुआ करते थे। 80 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब हरिशंकर तिवारी के साथ 30 विधायकों का सपोर्ट था और वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ 40 MLA थे।
1985 में जब यूपी विधानसभा में इलेक्शन हुए तो हरिशंकर तिवारी ने चिल्लू पार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस विधानसभा सीट से रघुनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से बीते 3 बार से एमएलए बनते चले आ रहे थे। चिल्लू पार विधानसभा से लगा हुआ एक और कस्बा बड़हलगंज है। यहाँ पर डॉक्टर मुरलीधर दुबे प्रैक्टिस किया करते थे और वो रघुनाथ चतुर्वेदी के सपोर्टर थे। इसी बीच डॉक्टर मुरलीधर दुबे की हत्या हो गई और इसका आरोप एक राजपूत पर लगा। हरिशंकर तिवारी रघुनाथ चतुर्वेदी को ये समझने में कामयाब रहे कि ब्राह्मण ठाकुर की इस लड़ाई में कम से कम एक ब्राह्मण को तो एक ब्राह्मण का साथ देना चाहिए। हरिशंकर तिवारी ने रघुनाथ चतुर्वेदी को बातों का ऐसा मायाजाल दिखाया कि और चुनाव से पहले रघुनाथ चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से हरिशंकर तिवारी के लिए चिल्लू पार विधानसभा सीट से टिकट की व्यवस्था कर ली। हरिशंकर तिवारी इस चुनाव के दौरान जेल में थे। उन्होंने जेल से ही पर्चा भरा और रघुनाथ चतुर्वेदी की मदद से विधायक भी बन गए। इसके बाद तो हरिशंकर तिवारी ने आने वाले 6 विधानसभा चुनाव जीते। हरिशंकर तिवारी का जलवा ऐसा था कि सरकार चाहे मुलायम सिंह यादव की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, भाजपा की बनी हो, हरिशंकर तिवारी मंत्री जरूर बने। इतना ही नहीं, केवल एक दिन के सीएम बने जगदम्बिका पाल ने भी हरिशंकर तिवारी को अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए रखा। इस बीच वीरेंद्र शाही में भी अपना वर्चस्व बराबर बनाए रखा था। 1985 में हुए चुनाव में वीरेंद्र शाही एक बार फिर से विधायक बने। वीरेंद्र शाही का वर्चस्व इतना अधिक था कि लोग उनके नाम से काम चला रहे थे। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वीरेंद्र शाही एक सपोर्टर गंगवार का इंटरव्यू पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो बहराइच गए तो वहां उन्होंने देखा कि पीडब्ल्यूडी का एक इंजीनियर अपने आप को वीरेंद्र शाही का बड़ा भाई बताता है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वीरेंद्र शाही अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। बाद में पता चला कि वो ऐसा इसलिए करता था कि वीरेंद्र शाही के नाम पर सरकारी ठेके हासिल कर सके। आगे चलकर वीरेंद्र शाही ने आने वाले 2 विधानसभा चुनावों में महाराजगंज और नौतनवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और हार गया। यहाँ से वीरेंद्र शाही का टाइम पीरियड डाउन होना शुरू हुआ। इसी बीच यूपी में एक और गैंगस्टर ने जन्म लिया। दरअसल राजेश तिवारी नाम के एक बदमाश ने एक लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की के भाई का नाम श्री प्रकाश शुक्ला था। शुक्ला ने अपनी बहन को छेड़ने वाले को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके बाद उसको किसी न किसी का सपोर्ट की जरूरत थी और उसे ये सपोर्ट हरिशंकर तिवारी से मिला। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया। शुक्ला जब बैंकॉक से लौट कर आया तो अपराध की दुनिया में पहले से भी अधिक सक्रिय हो गया। अब वो अकेला ही पूरे एरिया का डॉन बनना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि वो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों को ही टपका दे। साल 1996 में श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त गोधन सिंह के बेटे की हत्या हो गई और इसमें वीरेंद्र शाही का नाम आया। इसके बाद साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने सरेआम वीरेंद्र से गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में शुक्ला ने AK-47 राइफल से फायर किया था। वीरेंद्र शाही के शरीर में 100 से अधिक छेद हुए थे। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को भी मारने का मन बनाया, लेकिन इसके पहले श्री प्रकाश शुक्ला ने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। ये बात जैसे ही सामने आई, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया और किसी भी तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाने लगी। स्पेशल टास्क का गठन किया गया और श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन का पता लगाया गया। लेकिन खास बात यह थी कि किसी के पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई भी तस्वीर नहीं थी। किसी तरीके से सूचना शुक्ला को तस्वीर हासिल की गई और उसे पेपर में पब्लिश करा दिया गया। फाइनली पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन दिल्ली की मिली और उसे दिल्ली में ही घेर लिया गया। 23 सितंबर साल 1998 को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया, मगर हरिशंकर तिवारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2023 में हरिशंकर तिवारी का 91 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। आगे चलकर पूर्वांचल में साधु सिंह और माखनू सिंह भी सक्रिय हुए। उनके साथ एक और व्यक्ति जुड़ा जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। अब गैंगवार मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के गैंग के बीच में होने लगी थी। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थी पूर्वांचल के मिट्टी के रक्त चरित्र की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।